फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ऑपरेशन स्वदेश R&AW थ्रिलर ऑपरेशन इन यूरोप एंड पाकिस्तान। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कार जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, इनके शेयर सारे कीजिए, वीडियोस चैनल बहुत को अच्छे होते सब्सक्राइब हैं। जरूर कीजिएगा। Really very सब्सक्राइब nice, करने really के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। जनवरी 1985 की सुबह लंदन के न्यूहम में हल्की बारिश हुई थी। इलाके का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया था और ऐसे ठंडे मौसम में भी तारिक सिद्दीकी नाम का एक माली रोज की तरह एक घर के गार्डन में अपना काम कर रहा था। लंदन में क्या हुआ? लंदन के सबसे पॉश इलाके में बना ये आलीशान घर एक पाकिस्तानी का है जो पिछले कई दशकों से यूके में रह रहा है। वहाँ पे हमारा कोई रॉ का एजेंट होंगे। आज की सुबह इस पाकिस्तानी के घर में 3 काले रंग की गाड़ियां प्रवेश करती हैं। इंटरेस्टिंग हो रहा है। शुरू में इंटरेस्टिंग हो गया। इन गाड़ियों के अंदर घुसते ही बगीचे में काम कर रहा तारिक बहुत ही हड़बड़ी में अपने औजार नीचे फेंक देता है। अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी और पेन निकालता है और फिर कांपते हुए हाथों से इन गाड़ियों के नंबर नोट करने में लग जाता है। इंडियन एजेंट तो नहीं है, होगा तो मजा। इन गाड़ियों में से कुछ लोग अपने अपने बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे उतरने लगते हैं और फिर एक एक कर घर के मालिक को गले लगाने के बाद घर के अंदर चले जाते हैं। उधर बगीचे से दृश्य देख रहा तारिक इन लोगों के चेहरे को देखने का प्रयास करता हुआ अभी भी अपनी डायरी में कुछ लिखे जा रहा है। दोपहर के 3 बजे तक इस घर में आए ये सारे मेहमान वापस लौट चुके थे कि तभी तारिक घर के मेन गेट से बाहर निकलता है और दाएं बाएं देखता हुआ आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। कोई 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो एक पार्क के अंदर घुस जाता है और कुछ चक्कर लगाने के बाद एक बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर चारों तरफ अच्छे से नजरें घुमाने के बाद तारिक नाम का एक पाकिस्तानी अपनी जेब से एक माचिस की डब्बी निकालता है और फिर नीचे झुक टेप के एक टुकड़े से इस डब्बी को बेंच के नीचे चिपका देता है। बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बहुत ही हड़बड़ी में ऊपर उठने के बाद वो एक बार फिर चारों तरफ नजरें घुमाता है और फिर एक सफेद रंग की चौक से बेंच के ऊपर कई जगह क्रॉस के निशान बना देता है। उठा लो। कुछ और मिनट इस बेंच पर बिताने के बाद तारिक पार्क से बाहर निकलता है और पास से स्थित पीसीओ से एक नंबर डायल करता है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आती है वो तुरंत फोन काट बहुत ही हड़बड़ी में यहाँ से निकल जाता है। हड़बड़ी में क्यों निकला? मतलब वही हो गया था। जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में भी तारिक के माथे से पसीनों का झरना बह रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो जानता था कि यदि वो पकड़ा गया तो उसे बहुत ही बुरी मौत नसीब होगी। अरे तो खुद ही पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के वहीं पे उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि एक पाकिस्तानी होने के बावजूद भी वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW के लिए काम कर रहा था। तारिक जिस पाकिस्तानी के घर में माली का काम कर रहा है उसका नाम है अब्दुल खान। ISI के लिए काम करने वाला एक धनवान जिहादी जो पिछले कई सालों से लंदन में बैठा भारत के अंदर आतंक का खूनी खेल खेलता आ रहा है। यूके में रहने वाले कुछ खालिस्तानियों को पैसे खिला पंजाब के गरीब बेरोजगार नौजवानों को देशद्रोही बना रहा है। कश्मीर में। लेकिन खान के पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। लंदन की धरती से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले ISI के इस गुर्गे को जरा सी भी भनक नहीं थी कि R&AW उसके घर के अंदर घुस चुकी है। मेरे को पहले लगा था पर पाकिस्तानी बोला फिर मेरा सारा अपनी हर सांस हिंदुस्तान के खिलाफ लेने वाला ये पाकिस्तानी नहीं जानता था कि 3 साल के अंदर अंदर वो और उसका शैतानी नेटवर्क दोनों ही इस दुनिया में नहीं होंगे। इधर वो अपने इस आलीशान घर में ISI के साथ भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था और उधर उसका सर्वनाश करने के लिए R&AW के कुछ राष्ट्रवादी जासूस एक कोवर्ट मिशन को अंजाम दे रहे थे। मिशन जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन स्वदेश। कमाल है यार, वेरी इंटरेस्टिंग।
ये बताना बताएंगे तो मजा आएगा। That was so nice. जल्दी शुरू करो भैया। I can't wait. Chapter 1. इससे अच्छा 1985 है ना, तो 84 एक पहले बता रहे हर सुबह की तरह आज भी पेरिस के 100 साल पुराने कैफे डे फ्लोर के अंदर टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति लोहान फाबियुस की भारत यात्रा के बारे में बताया जा रहा था। 1984 उधर भारत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और फ्रेंच राष्ट्रपति उन्हीं के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वहां पहुंचे हुए थे। इस कैफे में मौजूद ज्यादातर लोगों की नजरें टीवी के ऊपर गड़ी हुई थी, सिवाय एक आदमी के। सबसे कोने वाली टेबल पर बैठा ये भारतीय पिछले 2 घंटे से कॉफी पीता हुआ अपने सामने पड़ी एक रिपोर्ट में खोया हुआ है। रिपोर्ट जिसके अंदर लिखी बातों ने इसे पिछली सारी रात जगा कर रखा था। क्या था रिपोर्ट में? कैफे डे फ्लोर के अंदर बैठे इस भारतीय का नाम है संजीव जिंदल और ये पेरिस में एक्टिव R&AW का एक अंडर कवर सीनियर एजेंट है। एजेंट जिंदल अभी कुछ दिन पहले ही लंदन होकर आए थे, जहां उनकी मुलाकात क्लार्क ली नामक एक ब्रिटिश सिविल अधिकारी से हुई थी। लंदन के इमिग्रेशन ऑफिस में काम करने वाले क्लार्क ली को अभी कुछ महीने पहले ही एजेंट जिंदल ने अपना एसेट बनाया था। क्लार्क का काम लंदन से ऑपरेट करने वाले भारत विरोधी तत्वों के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठी कर पेरिस में एजेंट जिंदल तक पहुंचाना था और अपनी आखिरी रिपोर्ट में उसने अब्दुल खान के ऊपर इंटेलिजेंस भेजी थी। पाकिस्तानी मूल का एक अतिवादी जो पिछले कई सालों से ब्रिटिश धरती का इस्तेमाल कर भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा था। क्लार्क की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों से अब्दुल खान भारत से आए खालिस्तानी भगोड़ों और कुछ स्थानीय नेताओं को ISI से मिलवा रहा था। ये सभी मुलाकात उसके न्यूयॉर्क स्थित घर पर हुआ करती थी और हर मुलाकात के कुछ ही हफ्तों के अंदर पंजाब में कोई ना कोई आतंकी हमला जरूर हुआ करता था। इस रिपोर्ट में 9 दिसंबर 1983 के दिन क्लार्क द्वारा ही भेजा गया चेतावनी से भरा एक मेमो भी शामिल था। आजकल अब्दुल खान ISI द्वारा भर्ती किए गए BN संधू नामक एक भारतीय से लगभग रोज मिल रहा है और मेरे अनुसार इन मीटिंग्स का केवल एक ही मतलब हो सकता है, ये लोग भारत के विरुद्ध कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ एजेंट जिंदल का मन गुस्से और कुंठा से भर उठा था। वो पिछले काफी समय से अब्दुल खान के ऊपर रिपोर्ट्स नई दिल्ली भेज रहे थे, लेकिन वहां बैठे बाबू और नेताओं के कानों पर एक जूं तक नहीं रेंग रही थी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि भारत का एक बहुत बड़ा राजनीतिक वर्ग विदेशी धरती पर कोवर्ट ऑपरेशंस करने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। ऐसे में अब्दुल खान के इस अत्यंत शक्तिशाली नेटवर्क का सर्वनाश आखिर कैसे किया जा सकता है? पिछले कई महीनों से सवाल उन्हें रातों को चैन से सोने नहीं दे रहा था। दिसंबर का महीना खत्म होने को आ रहा था। राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बने 3 महीने हो चले थे और उनकी सरकार अभी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में एक सुबह R&AW के हेडक्वार्टर्स में अनुज भारद्वाज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मुझे पता ही नहीं ये सब हो रहा था। R&AW के इस इंटेलिजेंस ऑफिसर को जासूसी की दुनिया का पॉप स्टार कहा जाता था। भारत और यूरोप की जियोपॉलिटिक्स पर महारत रखने वाले भारद्वाज आज की सुबह एजेंट जिंदल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार BN संधू नाम का एक खालिस्तानी नेता जिसके ऊपर भारत में कई मुकदमे दर्ज थे, लंदन भाग चुका था। यूके की सरकार ने उसे राजनीतिक आश्रय दे दिया था और अब वो ISI और अब्दुल खान के साथ मिल भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम कर रहा था। इनमें से एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ समय पहले संधू अचानक ही गायब हो गया था और पूरे 2 महीने R&AW के रडार से दूर रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही लंदन में वापस प्रकट हुआ था। इन रिपोर्ट्स में मौजूद क्लार्क ली के एक मेमो के अनुसार ये 2 महीने संधू ने इस्लामाबाद में बिताए थे। इस मेमो को पढ़ ऑफिसर भारद्वाज के शरीर में कंपकपी सी दौड़ जाती है और वो एजेंट जिंदल को तुरंत नई दिल्ली आने के लिए कहते हैं। पॉलिटिशियंस एक्टर ढंग के होते तो कब का चीजें ठीक होती है।
जिंदल यार, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, ये बताओ कि प्लान क्या है। प्लान सर, हमें कुछ भी करके संधू को ट्रैप करना होगा। अगर उसके जैसा इंसान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के हत्थे चढ़ गया तो हमारे लिए बांग्लादेश जैसी स्थिति जन्म ले सकती है। एजेंट जिंदल का यह जवाब सुन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद भारद्वाज कहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ब्रिटिश सरकार ने उसे पाकिस्तान जाने की अनुमति दे कैसे दी। क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान एक भस्मासुर को जन्म दे रहा है? सर, इन अंग्रेजों को काफी समय से बात पता है कि पाकिस्तान उनकी धरती से भारत में आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, और इसको लेकर मेरी कुछ MI5 के ऑफिसर से कई बार बात भी हुई है। उन्हें लगता है कि ये लोग ब्रिटेन के खिलाफ कोई गलत काम नहीं कर रहे और इसीलिए भारत सरकार की प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। ये सुन थोड़ी देर अपना सर निराशा में हिलाने के बाद भारद्वाज जिंदल से पूछते हैं, तो तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि ISI ही संधू को ऑपरेट कर रही है? यस सर, मेरे इंटेलिजेंस के अनुसार खुद ISI चीफ अख्तर अब्दुल रहमान व्यक्तिगत रूप से संधू को सुपरवाइज कर रहा है। सर, क्लार्क ली नियमित रूप से मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है, एंड बिलीव मी, अब्दुल खान और संधू के इस गठजोड़ ने मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। R&AW के इन दोनों स्पाइस को बातें करते कई घंटे हो चले थे। लंच का समय बीत चुका था कि तभी भारद्वाज के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जिन्हें सुनने के लिए जिंदल के कान बुरी तरह तरस रहे थे। क्या? तो इन हरामियों के लिए तुम कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहते हो? प्लान क्या है तुम्हारा? अपने बॉस के मुंह से सुनहरे शब्द सुन एक लंबी सांस लेने के बाद एजेंट जिंदल अपना प्लान सुनाना शुरू करते हैं। सर, मुझे एक स्मार्ट सा एजेंट चाहिए जिसे हमारी लंदन एम्बेसी में अंडर कवर पोस्ट किया जाएगा, और ये एजेंट ही हमारे ब्रिटिश एसेट क्लार्क ली के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा। सर, इस ऑपरेशन की टारगेट लोकेशन लंदन होगी और पेरिस को हम अपना इंटेलिजेंस सब स्टेशन बनाएंगे। ऑपरेशन की ज्यादातर प्लानिंग और मीटिंग्स यहीं पर की जाएंगी। अगले 3 घंटे एजेंट जिंदल से उनका पूरा प्लान सुन भारद्वाज काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्त नहीं होने देते। तुम्हारा प्लान तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन ये बताओ कि इस ऑपरेशन के लिए कोई नाम भी सोचा है? नहीं सर, एक्चुअली मैं चाहता हूं कि नामकरण आप करें। एजेंट जिंदल से सुन कई मिनट तक कुछ सोचने के बाद ऑफिसर भारद्वाज कहते हैं, ठीक है, तो फिर विल कॉल इट स्वदेश, ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश का शंखनाद हो चुका था। जिंदल पहले उस एजेंट को आइडेंटिफाई कर चुके थे जिसे लंदन एम्बेसी में पोस्ट किया जाना था। R&AW के इस स्पाई को कोड नेम दिया गया था मोहन नारायणन। भारद्वाज ने खुद इस एजेंट को अपने हाथों से ट्रेन किया था और ये दोनों प्राग में कई कोवर्ट ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके थे। जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी जैसी भाषाओं में महारत रखने वाले नारायणन को तुरंत प्राग से लंदन जाने का आदेश दे दिया जाता है। ऑपरेशन स्वदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, पहला इंटेलिजेंस कलेक्शन और दूसरा कोवर्ट ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस इकट्ठा कर उसे एनालाइज करने की जिम्मेदारी क्लार्क ली और मोहन नारायणन को सौंपी गई थी। वहीं कोवर्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट और सुपरवाइज करने का जिम्मा एजेंट संजीव जिंदल के कंधों पर था। जनवरी के आखिरी हिस्से में एक दिन एजेंट जिंदल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित कैफे आइडा में बैठे हुए थे। अपने स्वभाव के ठीक उलट आज काफी ज्यादा नर्वस दिख रहे एजेंट जिंदल यहाँ अपनी एक बहुत पुरानी इन्फॉर्मर सोफी नॉर का इंतजार कर रहे थे। वियना के एक NGO में काम करने वाली ऑस्ट्रियन नागरिक सोफी ने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हुई थी और करीब 3 साल पहले वियना में हुई एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एजेंट जिंदल से मिली थी। सोफी साउथ एशिया के ऊपर अच्छा खासा ज्ञान रखती थी और पाकिस्तान की कट्टर आलोचक भी थी, और उसकी इन्हीं 2 बातों ने पहली मुलाकात में ही एजेंट जिंदल का मन जीत लिया था। सोफी भी जिंदल की राजनीति, आतंकवाद और शीत युद्ध के ऊपर नॉलेज की कायल हो गई थी, और इसीलिए जिंदल ने बिना कोई समय गंवाए उसे R&AW के एक सबकॉन्शियस एसेट के तौर पर भर्ती कर लिया था। सबकॉन्शियस एजेंट ऐसे पुरुष या महिला को कहा जाता है जिससे उसके अपने नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के विरुद्ध काम करवाया जा रहा हो, और सोफी को ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के विरुद्ध एक्टिवेट किया गया था। मुझे भी एक्टिवेट होना है। 80 और 90 के दशक में यूरोप में एक्टिव सैकड़ों R&AW एसेट्स की तरह सोफी को भी मॉल्स को पैसे ट्रांसफर करने, नए एसेट्स को ट्रेन और हैंडल करने जैसी जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।
लेकिन आज वर्तमान में एजेंट जिंदल और सोफी का रिश्ता काफी ज्यादा बदल चुका था। पिछले 2 सालों में इन दोनों के बीच एक बार भी बात नहीं हुई थी। नींद नहीं। 2 साल पहले एजेंट जिंदल वियना में एक्टिव थे और एक दूसरे नाम से जाने जाते थे। इस दौरान उन्होंने आसिफ नामक एक पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई किया था जो ऑस्ट्रिया के स्टीरिया नामक शहर में रहकर भारत में आतंकवाद फाइनेंस करने का काम किया करता था। कुछ महीने सर्वेलेंस करने के बाद जिंदल इस नतीजे पर पहुंचे थे कि आसिफ की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने का केवल एक ही तरीका है, उसके लिए नरकलोक का टिकट काटना होगा। आसिफ को मार्क करने के बाद एजेंट जिंदल सोफी को एक्टिवेट कर देते हैं। अब सोफी को एक महिला एसेट के रास्ते आसिफ को ट्रैप करना था और एमिलिया कोड नेम वाली इस महिला एसेट को ट्रेन और हैंडल करने का काम उसी के जिम्मे था। स्पाई टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस के ऊपर चली कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद सोफी उस बार में आना जाना शुरू कर देती है जहां आसिफ हर रात आया करता था। ट्रेन करने के अलावा सोफी ने एमिलिया की लुक्स पर भी काफी काम किया था। उसके बाल जो पूरी तरह भूरे थे उन्हें काला कर दिया गया था। उसकी नीली आंखों में भूरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिए गए थे और एक डाइट एक्सपर्ट की मदद से उसका वजन भी काफी कम करवा दिया गया था। My God. और तो शराब का बहुत ज्यादा शौकीन आसिफ एक रात स्टीरिया के ग्राज इलाके में स्थित प्रोपेलर बार में प्रवेश करता है और जैसे ही ड्रिंक ऑर्डर करने काउंटर पर जाता है तो उसकी नजर वहां अकेले बैठी हुई अत्यंत सुंदर एमिलिया पर पड़ती है। एमिलिया भी इस हट्टे कट्टे पाकिस्तानी नौजवान को देख मुस्कुराने लगती है। ये नौजवान भी उसके लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर कर उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर अगले कई घंटों तक दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगे रहते हैं। रात के करीब 2 बजते बजते आसिफ ठीक ठाक नशे में आ चुका था और अब एमिलिया भी अपने घर जाना चाहती थी। आसिफ उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर देता है और वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को छूने से नहीं रोक पाते। अभी आसिफ एमिलिया को किस कर ही रहा था कि तभी उसको पीछे हटाते हुए वो उससे कहती है, गाड़ी में सब कुछ करोगे क्या? कहीं और चलते हैं ना। इसके बाद आसिफ एमिलिया को अपने घर ले आता है और उसके लिए ड्रिंक्स तैयार करने में लग जाता है। ड्रिंक्स मैं बना लूंगी, आप प्लीज कुछ खाने को ले आओ ना, बहुत तेज भूख लगी है। अपने पेट को पकड़े मासूम आवाज में एमिलिया ये कहती है और आसिफ खुशी के मारे उछलता हुआ फटाफट किचन के अंदर चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद जब आसिफ किचन से बाहर निकलता है तो अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए एमिलिया उसके बिस्तर पर बिना कपड़ों के बैठी होती है। मुझे लगा उसकी ड्रिंक में जहर मारा होगा। ये देखते ही आसिफ एक बंदर की तरह छलांग मार पलंग के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही एमिलिया को किस करने की कोशिश करता है वो अपना ग्लास उसके होठों से लगा देती है और काम की भूख में अंधा हो चुका आसिफ एक घूंट में पूरी ड्रिंक खाली कर एमिलिया के साथ हम बिस्तर हो जाता है। पॉइजन नहीं है। सुबह के लगभग 4 बजे एमिलिया बिस्तर से उठती है, अपने कपड़े पहनती है और फिर सबसे पहले आसिफ की नब्ज चेक करती है जो पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। इसके बाद वो एक कपड़े से इस घर की हर उस चीज को साफ करने में लग जाती है जिसे उसने गलती से भी छुआ था। लगभग 4:30 बजे स्कार फोड़े एमिलिया आसिफ के घर से बाहर निकलती है और थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रही सोफी के साथ एक गाड़ी में बैठ यहां से गायब हो जाती है। तो फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग है और सच्ची में जब उन्होंने शुरू में बताया था ना कि वो गार्डन में कुछ कर रहा है तो मुझे लगा था हमारे इंडिया का कोई एजेंट होगा, पर जब उन्होंने जैसे ही बोला यार पाकिस्तानी है मैंने कहा फिर तो नहीं है। तो अब मुझे पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मैं किसके लिए वेट कर रही हूं कि बताएं इस पाकिस्तानी को कैसे हमने अपने जो है उसमें डाला, कैसे तैयार हुआ, क्योंकि दैट वुड बी अमेजिंग। पर उसके बाद जितना उन्होंने स्टोरी बता रहे हैं पूरी बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ओ माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग। डैड अभी ये क्लियर नहीं है कि ये ट्रू स्टोरी है। ट्रू है और चलिए मतलब आधारित है ट्रू स्टोरी पे।
वो मतलब आधारित मतलब कि ट्रू स्टोरी है और उसको लेके थोड़ा एक्सपेंड किया गया है जैसे किया जाता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग तो किया ही होगा मेरे यही ख्याल मुझे से। लग रहा है, क्योंकि पर- देखिए जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो तो उनकी वो तो कहीं नहीं अवेलेबिलिटी मिलेगी भी नहीं। बहुत मुश्किल होता है उनकी अवेलेबिलिटी मिलनी, और जब मिलती भी हैं तो टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। अब उसके लिए एक कहानी के रूप में शेप देने के लिए आपको ये सब मतलब थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, तो वो बहुत अच्छी, मगर ये एक कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं आपके सामने, विजुअलाइज कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, जिससे कोई भी इंसान सोच सकता है कि अच्छा ऐसी लाइफ होगी, ऐसे ट्रेन किया होगा, यहाँ पे एक पेरिस में होगा, वहां पे यूके में होगा, ऐसे कोलैबोरेशन होगा, यहाँ पे वो माली होगा, वो माली उस दिन ये कर रहा होगा, 3 तो गाड़ियां ये कैसे पता चला होगा? ये तो वही किसने कह रहा हूँ, disclose किया? तो वही कह रहा हूँ कि कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने थोड़ा एक्सपैंड किया विजुअलाइज करने के लिए। नहीं, पर जो ये बता रहे हैं मेरे ख्याल से कि भैया ये एजेंट था, ये लड़की एजेंट थी, फिर इसको हायर किया, फिर उस एजेंट ने एक और को ट्रेन किया, फिर उसके पास भेजा। ये सब मैं कह कैसे रहा हूँ पता चला? कि यही तो आप बताइए, क्योंकि ये मेरे को भी कॉन्फिडेंशियल मैं इंफॉर्मेशन भी है, सोच मुझे रही लगता हूँ। नहीं है कि रॉ ये इतना तो नहीं कभी लीक करेगी क्या, मुझे नहीं पता। या फिर ये एक फिक्शनल स्टोरी बना रहे हैं, नहीं मुझे तो लग रहा है कि या फिर इनके जो ये एपिसोड्स हैं, एस्पियनाज के एपिसोड्स हैं, ये सारे आप कह सकते हैं एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको देखने में मजा आ रहा है ना। मैं तो असली समझ के देख रही हूँ भैया, मुझे नहीं पता है, बता तो आप बताइए, बट मुझे लग रहा है हाँ। कि इसमें कुछ पाठकों की देखिए बहुत कई ये कुछ ऐसी बातें हैं वो रॉ की आप पता नहीं कर सकते कि कौन थे और कितने लोगों को इन्वॉल्व किया था। बिल्कुल, या ऑपरेशन के बाद क्या वो कुछ रिलीज कर देते हैं पब्लिक के लिए? पर इतना को रिलीज नहीं करेगा कि हमारे एजेंट का नाम ये था। नहीं, ये वो तो उन्होंने बोला है, वो नहीं बोल रहे थे क्या कि ये एक्चुअल एजेंट का नाम नहीं, कोड। अगर आप कोड वर्ड भी करते हैं तो एग्जैक्टली कैसे उस इंसान को न्यूट्रलाइज किया, एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब डिटेल्स तो नहीं होंगे कि किस तरीके से मतलब जो भी ऑपरेशंस हुए इतना डिटेल में डेप्थ में नहीं पता होगा, पर इतना हो सकता है पॉइजन दिया, इतना तो पता होगा पॉइजन दिया बस, क्योंकि वो मरा तो होगा तो उसको पोस्टमार्टम हुआ होगा तो पॉइजन तो पता है। पर जो यार स्टोरी जबरदस्त है, बड़ी मजेदार है यार, इतना मतलब होता है कि ध्यान से सुनो क्या चल रहा है। पर आप बताना कि वाकई में आपको इनके बारे में अगर पता है तो ये वाकई क्या वो वर्ड टू वर्ड ठीक बता रहे हैं वैसे ही कि थोड़ा उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि उसको इंटरेस्टिंग करने का स्टोरी टाइप बनाई होगी। पर जो भी है इट इज रियली अमेजिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी है, एवरीथिंग इज सो इंटरेस्टिंग। और जिस तरह से बता रहे हैं ना, अब आगे देखना है कि अब आगे क्या हुआ, कैसे अब वो जो वहां पे वो गार्डनर था उसने अब क्या इंफॉर्मेशन किसको पास किया, अब उसके बाद अब क्या होगा। पर और शॉकिंग क्या है कि इतना मतलब ये जो टेररिस्ट हैं ये हर वर्ल्ड में हर एक कंट्री में बैठे हुए वहां से ऑपरेट। राइट, देखिए वो तो बजट है ना, जैसे ISI के पास अपना बजट है, रॉ के पास अपना बजट है, हर जगह CIA के हर एक के पास जो बजट है वो बजट किस लिए है? बजट इसलिए है कि आपको हर कंट्री में अपने स्पाइस चाहिए, वो तो ऑब्वियस है। जहां पर भी आपको थोड़ा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट है वहां से, तो वहां पे आपका कोई ना कोई स्पाई तो आ जाएगा, और स्पाई वो होगा जो उसी के नागरिकों की तरह देखने में लगता है। तो चलो इसका आगे का पार्ट भी देखेंगे जल्दी से। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।